बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। आज मेरा सपना सच होने वाला है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है अनिकेत। मैं बहुत खुश हूँ आज। सौम्या, मैं आ गया। सौम्या, मुझे ना तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सौम्या, तुम जानती हो आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात तुमसे शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ अनिकेत, मुझे अच्छे से पता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो बात क्या है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्रपोज करना चाहते हो, आई लव यू कहना चाहते हो। और मेरा जवाब हाँ में है। बचपन से लेकर आज तक मैंने भी यही सपना देखा है। और मुझे अच्छे से पता है भोंदूराम, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी आज तक ये कहने की। पर चलो, अब तुमने हिम्मत जुटा ही ली है तो मैं भी तुम्हें बता देना चाहती हूँ, आई लव यू टू। आई एम सॉरी सौम्या, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल बात ये नहीं है। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हूँ। मुझे सच में इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो। मेरे लिए तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, मेरे दिल के सबसे करीब हो, पर सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त हो, मेरा प्यार नहीं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो है ना अनिकेत? पर देखो ना, बस करो। ये मजाक ना बहुत हो गया। मैंने तुमसे पहले तुम्हारे मुंह की बात छीन ली ना, इसीलिए तुम मुझे सता रहे हो है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा सौम्या। सच्चाई यही है। सौम्या, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और आज मैं यहाँ पर तुम्हें उससे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, जो मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ शेयर चाहता था। आई एम सो सॉरी सौम्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें हर्ट किया। कोई बात नहीं अनिकेत, गलती मेरी ही है। तुम्हारी दोस्ती को मैंने प्यार समझा, बचपन से तुम्हें ही चाहा बस। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ बस। कोई बात नहीं अनिकेत, मैं अपने दिल को समझा लूंगी। पर कम से कम मुझसे तो मिलाओ, जिससे तुम मुझे मिलाने के लिए लेकर आए हो। जानू तो कि कौन है वो खुशनसीब लड़की जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बस उसी को तुमसे मिलाने ही तो लेकर आया था। आई एम सॉरी सौम्या, पर मैं ये अच्छे से जानता हूँ तुम बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो। तुम खुद को संभाल लोगी, और तुम्हें ना कोई बहुत अच्छा मिलेगा जो तुम्हें दिल से चाहेगा। हेलो। अरे मीता, तुम हमारे कॉलेज की सबसे एडवांस, स्मार्ट और सबसे सुंदर लड़की, सबसे स्ट्रांग लड़की, जो पढ़ाई के साथ साथ अपना नर्सिंग का जॉब भी करती है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए मीता, मैं बहुत खुश हूँ। तो तुम हो वो जिससे मेरा दोस्त अनिकेत प्यार करता है। मैं बेहद खुश हूँ तुम दोनों के लिए। इतनी अच्छी लड़की चुनी है तुमने अनिकेत, तब तो इसे माँ जी से मिलवाने लेकर जाना चाहिए ना। इतनी अच्छी स्ट्रांग लड़की, जो अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद से उठाती है और इतनी स्ट्रांग है कि इसे किसी को संभालने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे घर परिवार को, माँ जी को ये अच्छे से संभाल लेगी। मिलवाना तो मैं भी चाहता हूँ, पर तुम तो जानती हो ना सौम्या, माँ का नेचर। और तुम तो ये भी अच्छे से जानती हो कि मीता अनाथ है। उसके माँ बाप नहीं है, अनाथ आश्रम में पली बड़ी है, और अब अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठा रही है। खुद से काम करती है और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी चला रही है। पर माँ माँ ये सब बातें समझेंगी नहीं। तुम तो जानती हो ना, मैं भी चाहता हूँ कि मैं माँ को इससे मिलाऊं, पर करूँ क्या। अरे अनिकेत, अब ये सारी चिंताएं ना तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी माँ जी को। माँ कितना भी कुछ ना सोचती हो, पर ये बात तो वो कभी नहीं भूलती ना कि उनके बेटे की खुशी किसमें है। और इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि माँ जी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तो बस तुम ये सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो और चलो, जल्दी से घर चलो। आज तो मीता को माँ जी से मिलवाना ही पड़ेगा तुम्हें। चलो, मैं तो बेहद खुश हूँ कि माँ से मिलवाने तुम्हें तुम्हें खुद सौम्या लेके जा रही है। माँ सौम्या की सारी बातें मानती हैं, वो जरूर उसकी ये बात भी मानेंगी। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। सौम्या का फोन आया था। आज उसे अनिकेत ने बगीचे में बुलाया था, पार्क में। मैं बहुत खुश हूँ। आज जरूर मेरे बेटे ने सौम्या को प्रपोज कर दिया होगा। आज सौम्या पहली बार मेरे घर में बहू के रूप में आएगी। मैं बहुत खुश हूँ। स्मार्ट बड़े घर की लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, और मैं उसकी स्मार्ट सास बनूंगी। इसीलिए तो बढ़िया ये सूट वूट पहन कर रखा है। बहू मॉडर्न ला रही हूँ तो सास भी तो मॉडर्न बनना पड़ेगा ना मुझे। मेरा बरसों का सपना पूरा हो जाएगा। जब सौम्या छोटी थी ना, मेरे इस झोपड़ी जैसे घर में आती थी, तब से मैं ये सपना देखती थी कि एक दिन सौम्या मेरे घर की बहू बनेगी। और आज वो सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। अरे माँ जी, आपकी आंखें फटी की फटी रह गई ना इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर। माँ जी, ये है मीता, आपकी होने वाली बहू। अनिकेत इसी से प्यार करता है माँ जी। मेरी बहू? ये कैसे हो सकता है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये मेरी बहू कैसे हो सकती है? माँ जी, यही सच है। मीता से अनिकेत बहुत प्यार करता है,
और वो शादी करेगा तो सिर्फ मीता से ही। माँ जी, मीता और अनिकेत की खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए। अनिकेत की दुनिया है मीता, और अनिकेत आपकी दुनिया है। तो इसलिए माँ जी, मीता को अपने बहू के रूप में स्वीकार कीजिए और इससे अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे आपका परिवार एक सुखी परिवार की तरह सब साथ में मिलजुल कर रह सकें। नमस्ते माँ जी, आशीर्वाद दीजिए मुझे। माँ, मीता अनाथ आश्रम में पली बढ़ी है। इसके माँ बाप कोई नहीं है और अब ये अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से उठाती है। ये एक बड़े हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। माँ, मीता बहुत ही स्ट्रांग लड़की है और हमारे घर के लिए ना बहुत ही सही लड़की है। ये आपको, मुझे, हमारे घर को बहुत ही अच्छे से संभालेगी। तूने ये सोचा भी कैसे कि मैं एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी? तुम चिंता मत करो। माँ का गुस्सा है ना, मैं उन्हें मिलकर समझाता हूँ, मिलकर उन्हें बात करता हूँ उनसे, वो जरूर समझ जाएंगी। अभी सब नया नया अचानक से हुआ ना, इसलिए उन्होंने कुछ समझ नहीं पाई। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम यहीं रुको। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो। मेरी खुशी सिर्फ मीता में है और मैं सिर्फ और सिर्फ मीता से ही शादी करूंगा। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मीता के अलावा मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ मीता से होगी, वरना नहीं होगी। तो मुझे धमकी दे रहा है? मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं स्वीकार सकती। तू जानता है ना कि सौम्या तुझसे कितना प्यार करती थी, और फिर भी तू एक दूसरी लड़की को मेरे घर की बहू बनाना चाहता है। बचपन से लेकर आज तक सौम्या ने सिर्फ इस घर की बहू बनने का सपना देखा, तो उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? माँ जी, सो हो गया सो हो गया। सच्चाई यही है कि दिल पर किसी का जोर नहीं होता और किसी को किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवाया जा सकता। सच्चाई तो यही है कि अनिकेत सिर्फ और सिर्फ मीता से प्यार करता है और मीता के साथ ही वो शादी करेगा। माँ जी, खुशी खुशी अपनी बहू को स्वीकार कर लीजिए। सोचिए माँ जी, ये लोग तो वैसे भी शादी कर सकते थे, कहीं अलग दूर चले जाते, शादी कर लेते, पर ये आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपके बेटा और बहू आपके घर में खड़े हैं, आपका आशीर्वाद चाह रहे हैं। माँ जी, उन्हें आशीर्वाद दीजिए और खुशी से स्वीकार कीजिए। बीती बातों को भूल जाइए माँ जी, जो हुआ सो हुआ। खुशी तो इसी बात की है कि अनिकेत की खुशी ना सिर्फ मीता में है और मीता की खुशी अनिकेत में, और इन दोनों की खुशी में ना आपकी खुशी होनी चाहिए, है ना माँ जी? अरे तो मैं कौन सा नाराज हूँ अपनी बहू से? मैं तो बस ये कह रही थी कि इसकी जगह मेरे पाँव में नहीं, मेरे दिल में है, मेरे सीने से लग जाए ये मेरी प्यारी बहू। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू सौम्या। जो बात मैं माँ से कह नहीं पा रहा था, वो तुमने इतनी आसानी से हल कर दी। माँ तुम्हारी सारी बातें समझती हैं। थैंक यू सो मच। तुमने मेरी मीता को, मेरी खुशी को मुझे दिला दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है अनिकेत। भले ही तुम्हारी इस खुशी ने मुझे बहुत बड़ा दर्द दिया हो, पर फिर भी तुम्हें हंसता मुस्कुराता देख कर ना मैं अपनी सारी जिंदगी वार दूं तुम्हारी इस हंसी पर। फिर ये जिंदगी क्या है? देखा ना तुमने मीता, सब कितनी जल्दी अच्छा हो गया। मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं कितना डर रहा था, माँ कैसे रिएक्ट करेंगी, माँ तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगी। और देखो ना, सौम्या ने सब कितना जल्दी करा दिया है ना। हाँ सच में, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी अनाथ को तुम्हारी माँ पसंद कर लेंगी। तुम्हारी माँ वाकई में बहुत अच्छी है, और सौम्या भी बहुत अच्छी है, जिसने हम दोनों को मिलाया, जिसने माँ जी से हमारे बारे में बात की, माँ जी को मनाया। वाकई में सौम्या तुम्हारी बचपन की दोस्त है, पर वो बहुत अच्छी है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझ जैसी अनाथ को, चश्मा लगाने वाली को और एक नर्स को तुम्हारी माँ कभी पसंद भी करेंगी। मैं अनाथ हूँ ना, मैं जानती थी कि तुम्हारी माँ कभी मुझे पसंद नहीं करेंगी, इसीलिए मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती थी। पर भला हो सौम्या का, उसने ना सिर्फ मुझे माँ जी से मिलवाया, बल्कि तुमसे मेरी शादी का रास्ता भी साफ कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, सच में। सौम्या बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरी दुआएं लगेंगी उसको। भगवान जो चाहे वो उसे वो मिल जाए। हाँ ठीक है, सौम्या तो खुश रहेगी ही, पर सौम्या के साथ साथ ना हम भी बहुत खुश होने वाले हैं। अब देखो ना, मेरी जिंदगी में तुम आई और सारी खुशियां एक एक करके आ रही हैं। जो इंटरव्यू देकर आया था ना, कल उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है और मुझे पक्की उम्मीद है कि मैं उसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा, सच में। और एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया ना, फिर मैं आराम से खुशी खुशी मन से शादी की पूरी तैयारी कर पाऊंगा। और अच्छे से शादी करके ना हम लोग एक बड़े घर में रहने चलेंगे, 2 मंजिला घर में, देखना तुम। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारी भी तरक्की हो जाए, तुम्हारी भी जॉब लग जाए, अच्छा ही है। जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते रहेंगे और जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। सच में यकीन ही नहीं हो रहा है कि हर चीज मिलती जा रही है जो जो मुझे चाहिए।
और देखो ना, इस एग्जाम के बाद हम लोग की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जा रही है। मैं अपना जॉब कर ही रही हूँ, तुम्हें भी अच्छी जॉब मिल जा रही है, घर मिल जा रहा है। बस इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमारी माँ जी भी खुश है हम दोनों की एक साथ शादी करने से। लग नहीं रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। हाँ, सच में। बहू, मैंने ना तुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया था, चोरी से। और मैंने तुझसे कहा भी था कि इस बात के बारे में अनिकेत को कुछ भी मत बताना। और मुझे बेहद खुशी है कि तूने मेरी बातों का सम्मान किया। क्या है ना बहू कि अब मैं चाहती हूँ, हमारा इतना बड़ा घर हो गया है, सब कुछ जिंदगी में इतना अच्छा हो गया है। तेरे कदम मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए बहुत ही शुभ है। तो मैं सोच रही थी कि अब तुझे अपनी ऑफिशियल बहू घोषित कर ही दूं। कहने का मतलब है कि एक हफ्ते बाद ना तुम दोनों की सगाई का प्रोग्राम रखना चाह रही हूँ। दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरी बहू मिल गई है मुझे। बस इसी खुशी के लिए मैं चाहती थी एक सरप्राइज पार्टी रखूं, जिसके बारे में अनिकेत को कुछ पता ही ना हो। क्या? सच में माँ जी? मैं इस प्लान में ना आपका बिल्कुल साथ दूंगी। आप बताइए मुझे कि मुझे क्या करना है। मेरे प्लान में तू ही तो मेरा साथ दे ही सकती है, और कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्लान की शुरुआत ही तुझ पे है और खत्म भी तुझ पे है। मेरे कहने का मतलब है कि सगाई का प्रोग्राम तो तुम दोनों के लिए ही है ना। क्या है ना बेटा कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं पार्टी, ये सब कुछ जानती वानती नहीं। और तुम लोग आज पढ़े लिखे लोग, और जो है क्या कहते हैं, नए जमाने की चीजें, इंटरनेट सब तुम लोगों को आता है। तो तुम अपना बढ़िया सा प्लानिंग करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए वो खीर लेकर आती हूँ जो मैंने अपनी बहू के लिए स्पेशली बनाई है। खीर माँ जी? पर मैं तो मीठा खाती ही नहीं। अरे मेरी बच्ची, पर इसे खा लेना। क्या है ना कि मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है अपनी होने वाली बहू के लिए। मन्नत मांगी थी, भगवान से पूजा पाठ की थी, उसी पूजा का प्रसाद है। सिर्फ मेरी होने वाली बहू ही खा सकती है, इसीलिए सिर्फ तू ही खाएगी। तो यहाँ बैठकर प्लानिंग कर, मैं तब तक ना मैं खीर लेकर आती हूँ। जी ठीक है माँ जी। चश्मिश नहीं तो न शकल में न सूरत में, ऊपर से अनाथ, फैमिली बैकग्राउंड का भी कुछ अता पता नहीं। न जाने कौन से जात कौन से धर्म की है, गंदा खून कहीं का। न जाने किसकी औलाद रही होगी, कौन इसे अनाथालय में फेंक गया होगा। ऐसे कैसे लोग अनाथालय में बच्चों को छोड़कर आते हैं ना, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। हाँ, मुझे सब अच्छे से पता है। न जात धर्म का पता चली है मेरे खानदान में अपने गंदे खून को मिलाने। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। खीर में जहर मिला दिया है, खा ले और मर जा। कोई पूछने वाला भी नहीं है तुझे। अपने घर से खीर खिलाकर भेज दूंगी, जाएगी अपने घर पे ही, इसका काम तमाम हो जाएगा। कोई जानने वाला भी नहीं रहेगा कि आखिर इसे हुआ क्या है। मैंने तो जहर भी ऐसा बनाया है जो जो धीरे धीरे करके असर करेगा। बस मेरा काम हो जाएगा। वरना वरना तो अगर मैं इसे खुलकर मना करती ना अपने बेटे को शादी करने के लिए, तो मेरा बेटा मेरी ही दुश्मनी में खड़ा हो जाता। मेरा बेटा मेरे ही विरोध करता, उसे तो माँ ही दुश्मन लगती। पर ऐसा खेल खेलूंगी ना कि सब काम शांति से हो जाएगा और मेरा रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। एक बार ये मर गई ना, फिर मैं अपने बेटे की शादी सौम्या से करा दूंगी। मेरा सपना पूरा हो जाएगा, अच्छे खानदान वाली बड़े घर की लड़की। हाँ, खाओ खीर अपनी सासू माँ की हाथों की। माँ जी, मैं ना अभी अभी आई, पर मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, हमेशा मुझे अपनी बेटी बेटी बोलती रहती हैं। बचपन से आपके आगे पीछे पल पोस कर बड़ी हुई मैं, और आपने खीर बनाई तो सिर्फ अपनी बहू के लिए। बहू मिलते ही आपकी बेटी आपसे के लिए पराई हो गई। हाँ, मुझे तो आप अपनी बेटी जैसी कहती थी। जितना प्यार आप अपने बेटे अनिकेत को करती थी, उतना ही मुझे भी करती थी। फिर आज अपने बहू के प्रेम में और बेटी के प्रेम में इतना अंतर कैसे कर दिया आपने? खीर मुझे भी खानी थी, कहाँ है वो खीर? लाइए मुझे भी दीजिए, मैं भी खाना चाहती हूँ। अरे बेटा, क्या है ना सौम्या, वो ना मन्नत की खीर थी, बहू के लिए ही थी, तो इसलिए मैंने उतनी ही बनाई थी जितनी ये खा ले। फिर ये ज्यादा मीठा खाती ही नहीं थी, तो बस कटोरी भर की ही थी। अच्छा बहू, तुम जाओ घर के लिए निकलो, देखो ना शाम हो रही है, अब तुम्हें अपने घर होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? ये बोल रही थी कि सगाई की सरप्राइज पार्टी होनी है, तो मैं जब तक पार्टी की प्रिपरेशन न कराऊं तो फिर काम कैसे बन सकता है? यहाँ तो बहुत अंधेरा सा लग रहा है। एक काम करते हैं, छत पर चलते हैं। चलो ना सौम्या, छत पर चलते हैं, वहां चलकर तुम्हारी सगाई की ना बढ़िया सी सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग करते हैं। चलो ना सौम्या। अच्छा ठीक है फिर, चलो। मुझे भी ज्यादा पार्टी वार्टी के बारे में पता नहीं है, ज्यादा मैं जानती नहीं हूँ। चलो फिर। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि आधे एक घंटे में जब तक जहर का असर होगा तब तक ही अपने घर पहुंच जाएगी, पर ये तो मेरे ही घर में है अभी भी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे प्रभु। अरे बेटा सौम्या, जरा ध्यान से जाना,
क्या है ना कि छत की एक साइड की रेलिंग टूटी हुई है। एक काम करो तुम, बहू को घर जाने दो। सौम्या, सौम्या। मैं सच कह रही, मुझे कभी कभी अंदेशा नहीं था कि उसकी तबीयत खराब है। मैं नहीं जान पाई कि कैसे वो रेलिंग के उस साइड से गिर गई। मुझे नहीं पता चला। मैं सच कह रही हूँ अनिकेत, मुझे जरा सा भी एहसास होता ना तो मैं उसे लेकर कभी छत पर नहीं जाती। न जाने कैसे ही वो उसे अचानक चक्कर आया। जब तक मैं उसे संभाल पाती तब तक वो छत से गिर गई। हम लोग तो बस डेकोरेशन की बात ही कर रहे थे। मैं बता रही थी कि छत पर किधर किधर टेंट लगाया जाएगा। मैं उससे दूर खड़ी थी, अचानक से ही मुझे आवाज आई उसके गिरने की। बेटा, भाग्य के लेखे को कौन टाल सकता है। ये एक एक्सीडेंट था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। वो चक्कर खाई और वहीं एक साइड से ही रेलिंग टूटी थी और उसी साइड से वो छत से नीचे गिर गई। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है बेटा। हम सब इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसका भाग्य था, उसकी उम्र थी, इतनी ही थी। हम क्या कर सकते हैं। तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हें ये बात स्वीकार करनी होगी कि मीता अब हमारे बीच में नहीं रही। हमें उसके बगैर ही जीना होगा। मैं ऐसा कैसे मान लूं कि मीता को कुछ हो सकता है, मीता को चक्कर आ सकता है। अगर मीता को चक्कर आ रहा था तो उससे सौम्या लेकर छत पर गई ही क्यों? सौम्या मुझसे प्यार करती थी कहीं, इसीलिए उसने उसने जानबूझकर मीता को, सौम्या ने ऐसा किया होगा क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? पर मेरी मीता पूरी तरह से ठीक ठाक थी, उसे अचानक से कैसे क्या हो सकता है? कहीं कहीं सौम्या ने मीता को छत से धक्का देकर मार तो नहीं दिया? मुझे सही लग रहा है, मैं सच सोच रहा हूँ। इंसान अपना पहला प्यार भूल नहीं पाता, उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पर तुमने जो किया ना सौम्या, बहुत गलत किया। तुमने मेरी मीता से उसकी जिंदगी छीन ली। मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। तुमने मेरी मीता से उसकी जिंदगी छीन ली ना, मैं भी तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। देख लेना तुम। देख बेटा, मेरी भी अब उम्र ढल रही है और मैं जिंदगी भर ऐसे ही तुझे हमेशा तेरा साथ नहीं दे सकती। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। देख, मीता अब हमारे बीच नहीं है, ये बात हमें स्वीकार करनी ही होगी। उसे गए हुए पूरा 6 महीना बीत चुका है। तुझे भी अपने दुख से बाहर आना होगा। बेटा, कल मैंने सौम्या के मम्मी पापा से बात की थी। वो लोग अब सौम्या के लिए रिश्ता देखना चाहते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि सौम्या जैसी लड़की तेरी जिंदगी में आए। अगर सौम्या तेरी जिंदगी में आएगी तो वो इस दुख से तेरा बाहर निकलने में तेरा मदद कर सकेगी और वो तेरी जिंदगी संवार सकेगी। बेटा, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। जो चला जाता है उसके साथ मरा तो नहीं जाता ना। समझने की कोशिश कर बेटा, तेरे लिए सौम्या ही सही लड़की है। मीता के जाने के बाद एक वही है जो तेरा हाथ थाम सकती है। हाँ माँ, इन 6 महीनों में अब मुझे भी लगने लगा है कि सौम्या ही मेरे लिए सही लड़की है। ठीक है माँ, अब सौम्या के मम्मी पापा से बात करो। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। ये तो तूने बहुत सही फैसला किया बेटा। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अगर मैं सौम्या से शादी नहीं करूंगा तो उससे ये राज कैसे उगलवा पाऊंगा? जो उसने मेरी मेरी मीता के साथ किया है ना, उसकी सजा तो उसे भुगतनी होगी। अपने मुंह से कबूल करना होगा उसने जो मेरी मीता के साथ किया। अनिकेत, मैं जानती हूँ मीता को भुलाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें ये करना होगा। मीता जहाँ से भी तुम्हें देख रही होगी ना, इस अवस्था में तुम्हें देखती होगी तो उसे बहुत दुख होता होगा, उसका दिल टूट जाता होगा। समझने की कोशिश करो अनिकेत, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी। ये रेलिंग ठीक करा लो और इस बात को भूल जाओ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी अपने दर्द को भुलाना चाहता हूँ, पर उस दर्द को भुलाने के लिए ना एक बहुत बड़ी कीमत है जो मुझे अदा करनी है। एक बार मैं अपनी उस दर्द की कीमत को अदा कर दूंगा ना, फिर मैं जिंदगी भर अपनी उस दर्द से मुक्ति पालूंगा। माँ जी, मुझे तो लगता है कि अनिकेत ने मुझसे शादी तो कर ली है, पर वो अभी तक वो भूल नहीं पाया है मीता को। बहू, वो इतनी आसानी से मीता को नहीं भुला सकता। मीता उसका प्यार थी, तुम तो ये अच्छे से जानती हो ना। लेकिन तुम भी तो उसका प्यार हो ना। बचपन से वो हमेशा तुम्हारे साथ ही पला बढ़ा है। देखो, अभी वो अपने दुख में है। उसे उस दुख से निकालने के लिए तुम्हें एक दोस्त की तरह नहीं, एक पत्नी की तरह उसका हाथ थामना होगा। तभी तो वो अपने दुख से बाहर आएगा। वो अगर आगे बढ़कर पहल नहीं कर रहा है तो तुम्हें ही पहल करनी होगी। देखो ना बहू, तुम्हारी शादी को 6 महीना बीत चुका है और अभी तक तुम्हारे और अनिकेत के बीच में पति पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं है। पर अब तुम्हें ये रिश्ता खुद ही आगे बढ़ाना होगा। बहू, अगर तुम कभी आगे हाथ नहीं बढ़ाओगी ना तो अनिकेत कभी आगे नहीं आने वाला।
वो मीता के दुख से कभी बाहर आएगा ही नहीं। तुम्हारे लिए उसे उस दुख से बाहर निकालना ना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और बहू तुम तो जानती हो ना कि कितना जरूरी है इंसान का खुश रहना। और बहू मेरी भी अब उम्र हो रही है, मैं भी चाहती हूँ कि गोद में अपने पोता पोती को खिला लूं, मेरा भी एक सपना पूरा हो जाए। बहू हम सबकी आस ना बस तुमसे ही जुड़ी हुई है। बेटा ये सब तुम समझ सकती हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक तुम ही हो जो मेरे अनिकेत को उसकी इस जिंदगी में, वास्तविक जिंदगी में वापस ला सकती हो। एक दोस्त की तरह नहीं, एक पत्नी की तरह सोचो। माँ जी सही कह रही हैं, दोस्त की तरह मैं बहुत पेश आई, पर अनिकेत अपने दुख से बाहर नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसे इस दुख से बाहर लाने के लिए मुझे अपना पत्नी वाला रूप धारण करना होगा। ये घूंघट उतार कर मुझे उसकी पत्नी बनना होगा, तभी तो वो अपने दुख से बाहर आएगा। शाम को अपने काम से वापस आते हो अनिकेत तो तुम छत पर चले जाते हो, जाकर बैठकर वही टूटी रेलिंग देखते रहते हो। ऐसा 6 महीने से हो रहा है। आज तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी भी उस छत पर आएगी, और आज तो मैं तुम्हें इस दुख से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए। कितना सुहावना मौसम हुआ है, देखो ना अनिकेत, मेरी ओर देखो। बारिश आ गई, हमें अंदर चलना चाहिए, चलो। तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब न गुजरेंगे, जो दिल में आ गई है आज वो हम कहीं गुजरेंगे। खबर क्या थी कि अपने भी सितारे ऐसे बिगड़ेंगे कि जो पूजा के काबिल थे वही यूं रंग बदलेंगे। तुम्हारी एक न मानेंगे, करेंगे आज मनमानी, बहुत तुमने सताया है, नहीं अब और तरसेंगे। सताया तो नहीं करते कभी किस्मत के मारों को, किसी की जान जाएगी किसी के अरमान निकलेंगे। तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब न गुजरेंगे, जो दिल में आ गई है आज वो हम कर ही गुजरेंगे। तुम्हारे बिन गुजारे हैं। क्या हुआ, डर लगा? बहुत डर लगा ना। ऐसे ही छत की रेलिंग से गिरकर मेरी मीता की जान गई थी, तब तुम्हें डर नहीं लगा किसी और को यहाँ से धक्का देते हुए? हाँ, मुझे मुझे धोखा दिया, मुझे हासिल करने के लिए तुम इतना बड़ा खेल खेल गई। हाँ, तुमने मेरी बीता की जान ली तो तुम्हें क्या लगा था तुम्हें मैं ये दुनिया देखने दूंगा? नहीं, जो तुमने किया है ना वो तुम्हें भुगतना ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो अनिकेत? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी वजह से मीता की जान गई? चुप, मुझे सब पता है, सारी सच्चाई पता है, और तुझे भी अंजाम भुगतना ही होगा। आज तुझे इस छत से फेंक करना मैं बहुत सुकून पाऊंगा, मेरी बाकी की जिंदगी ना सुकून से कटेगी। तू कह रही थी ना कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, करूंगा मैं मूव ऑन, पर तुम्हें तुम्हारी असली जगह पहुंचाने के बाद, जब मेरी मीता ये दुनिया नहीं देख सकती तो तुम ये दुनिया क्यों देखोगी? हाँ, तुम भी जाओ इस दुनिया से। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था अनिकेत तो तुम एक बार मुझसे कहकर तो देखते, मैं खुद ही कूद जाती यहाँ से। तुम्हें मुझे इस तरह से धोखे में देकर मुझसे शादी करके मुझे यहाँ तक लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम सुकून से अपनी जिंदगी जियो, भले ही किसी के साथ भी जियो। अगर मुझे मार कर जीना है तो फिर ठीक है, मैं खुद ही मर जाती, बस एक बार कहकर तो देखते। हम्म, बहुत कर लिया तूने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ, सब अच्छे से समझता हूँ। हाँ। मीता, मीता, मैंने आज तुम्हारा बदला ले लिया मीता। ले लिया मैंने तुम्हारा बदला। कितनी बार कहा है हाँ छोटू, कितनी बार कहा है तुम्हारे बड़े भैया को कि बार बार ना तुम्हें ना भेजा करे यहाँ पर। तुम लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत है? हाँ, मुझसे पैसे मांगे थे, जब पैसे होंगे मेरे पास तो मैं भेज देती ना, मोबाइल से ट्रांसफर कर देती। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? 4,000 रुपए चाहिए ना? रुको, मैं मोबाइल से ट्रांसफर कर देती हूँ, पर आइंदा के बाद से ना यहाँ मत आना।
भैया ने कहा है कि आप बार बार भूल जाती है ना कि आपने क्या कांड करके रखा है। अपनी बहू मीता की जान ली है, और उसके लिए जो जहर था ना वो मेरे भैया के मेडिकल स्टोर से ही आपने खरीदा था। आपका ये राज राज रहे ना, इसके लिए आपको हमें पैसे देने ही होंगे। और अगर आप पैसे देने में आनाकानी करोगी फिर तो मैं आपके घर तक आऊंगा ही ना। चुप 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 चुप, बेकार आदमी कहीं का। छोटू, तू छोटू ही बन कर रहे, बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मैंने कर दिया सो कर दिया, तुझे ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तो तेरे भैया को पैसे मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी, बोल देना उसे। अब जा यहाँ से, जा। शाम तक पैसे नहीं आए ना तब आकर मेरे सर पर नाचना। चलो निकलो यहाँ से, जा। राम राम सीताराम, ये तो कहो बच गई मैं। दीवालों के भी कान होते हैं, कहीं किसी ने सुन लिया तो। मीता की जान मेरे जहर की वजह से गई थी, मेरे जहर की वजह से उसे चक्कर आया था। हाँ नहीं तो, वरना तो वो आज जिंदा होती और मेरी छाती पर मूंग दर रही होती। कैसे तो कैसे करके मैंने उससे छुटकारा पाया, और ऊपर से ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। अब लगता है कि इस छोटू और इसके बड़े भैया का कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मेडिकल स्टोर से जाकर जहर की दवाई क्या लेकर आई थी कि ये लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। मुझे एटीएम समझ रखा है, कभी 4,000 कभी 6,000। अरे इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगी? अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी कि उसकी मीता को मारने के लिए मैंने ये किस्तें अदा कर रही हूँ? नहीं, मैंने जो सुना वो क्या सच हो सकता है? नहीं नहीं, मुझे मेरे कानों पे यकीन नहीं हो रहा है। नहीं माँ, माँ ये सच नहीं है ना? बोलो ना माँ। माँ, हे राम, ये मैंने क्या कर दिया? माँ, ये आपने मुझसे क्या करवा दिया? ये आपने क्या किया माँ? एक की हत्या आपने की और दूसरे का हत्यारा मैं बन गया। हे भगवान, मतलब कि इन सब में सौम्या की कोई गलती नहीं थी और मैंने उसे बेवजह ही सजा दे दी। क्यों किया माँ ने आपने ऐसा? क्यों किया? अगर आपको मीता पसंद नहीं थी, आप मुझे मना कर देती ना मीता से शादी करने को। उसकी जान लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, आपको पता भी है इसके चक्कर में क्या हो गया। जो जो सौम्या अपने छत से गिरी थी ना, वो गिरी नहीं थी। मैंने उसे धक्का देकर गिराया था, क्योंकि मुझे आज तक यही लगता था कि मेरी मीता की मौत की वजह सौम्या है। मुझे लगता था कि सौम्या ने मुझे हासिल करने के लिए मीता को छत से धक्का दे दिया। आपके कारण मैं एक हत्यारा बन गया माँ, वो भी अपनी बचपन की दोस्त का, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, हमेशा मेरी जान बचाई, जिसने मुझे एक खरोच तक नहीं आने दी। मैंने उसे इतनी सारी तकलीफें दे दी, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। कैसे आप ऐसा कर सकती हो माँ? कैसे? ये तो क्या बोल रहा है? सौम्या को तूने धक्का मत दिया था? तेरी वजह से आज वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, सिर्फ इस वजह से कि तुझे शंका थी कि उसने मीता को जान से मारा है। अगर तुझे पता चलता कि उसकी जगह मैंने ये काम किया है तो क्या तू अपनी माँ के साथ भी? तू ऐसा कैसे कर सकता है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरी माँ ऐसी है। मेरी माँ ऐसी है, इसीलिए तो मैं भी ऐसा निकला हूँ ना। हत्यारिन माँ का हत्यारा बेटा। अब एक ही सजा हम दोनों के लिए काफी है माँ। अब हम दोनों को जेल चलना होगा। आपकी वजह से मैंने एक निर्दोष लड़की की जान लेने की कोशिश की। भले ही वो जिंदगी मौत से लड़ रही है, मैं भगवान से दुआएं करूंगा कि वो बच जाए। वरना आप तो जानती है ना, उसी छत की रेलिंग से गिरकर मीता की जान चली गई थी। और अगर अगर सौम्या को भी कुछ हो गया ना, तो मैं ना आपको ना अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू क्या बोल रहा है? क्या तू अपनी माँ को इस उम्र में जेल ले जाएगा? अभी भी आपको अपनी जान की परवाह पड़ी है माँ। अभी भी आपको अपनी परवाह है। मेरे बारे में नहीं सोचा आपने। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मीता से उसकी जिंदगी छीन ली। सौम्या आज आपकी वजह से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, और अभी आपको अपनी जिंदगी की पड़ी है। आपको जेल नहीं जाना। ठीक है माँ, रहो आप यहाँ पर। मैं भी जा रहा हूँ, छत की उसी रेलिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। खुश हो जाओ, आप सबकी जान ले लो और अकेले बैठो इस महल में, क्योंकि मैं मीता के कातिल को इस तरह से खुला घूमते हुए नहीं देख सकता। नहीं, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं ये नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो। मेरी वजह से आज सौम्या जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना गलत हो जाएगा। अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं माँ। ना आपके माफी मांगने से मीता की और ना ही सौम्या की जान वापस आ सकती है जो हम दोनों की गलती की वजह से इस दुनिया से जा रही है और एक जा चुकी है। माँ, अब हमारे लिए पछतावे का बस एक ही रास्ता है। चलिए पुलिस स्टेशन चलकर खुद को कानून के हवाले कर दीजिए। मेरी वजह से तुम 6 महीने तक कोमा में रही, और आज तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो तुमने सीधा जाकर अपना केस वापस ले लिया। वहां जाकर झूठा बयान दे दिया कि तुम खुद के पैर फिसलने की वजह से नीचे गिरी थी छत से। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने झूठ क्यों बोला? गलती मैंने की है तो सजा मुझे भुगतनी होगी। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तुम मेरी बचपन की दोस्त थी, मैंने तुम पर अविश्वास किया।
कैसे मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुमसे शादी की, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की मैंने, और तुम अभी भी मुझे बचाना चाहती हो। मेरी वजह से तुम 6 महीने तक जिंदा लाश की तरह एक बेड पर पड़ी रही, और आज आज तुमने होश में आते ही मुझे बचाया। क्यों किया ऐसा तुमने? मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूँ। मेरी जीने की अब कोई इच्छा बची नहीं है। मैंने ना ना तो अपने प्यार को बचा पाया, और ना ही उस दोस्त को जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। तुम प्लीज रो नहीं। तुमने जो कुछ भी किया ना उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बस प्यार में थे। अपने प्यार को खोने का दर्द तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुम्हें लगा कि मीता की जान मैंने ली है, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की तुम्हें कोई शंका भी थी तो बचपन की तरह हमेशा हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते थे, तो एक बार ये बात भी शेयर करके देखते। तुम्हें क्या लगा? क्या मैं तुमसे झूठ बोलती? हमेशा की तरह तुमसे सब सच ही कहती, तुम्हें समझाने की कोशिश करती। पर कोई बात नहीं, मुझे अब ये एहसास हो गया कि हमारे रिश्ते में कोई जुड़ाव नहीं था। हमारा रिश्ता एक खोखला रिश्ता था जिसे तुमने जोड़ा था बस मीता की मौत का बदला लेने के लिए। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। मैं ये नहीं चाहती कि तुम पूरी जिंदगी जेल में बिताओ। तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने बचपन से तुम्हें जाना है, बचपन से प्यार किया है तुमसे। खैर, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैं अब ये चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी और अच्छी जिंदगी जियो, मतलब कि एक अच्छी और सम्मानजनक जिंदगी जियो। इसीलिए मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों लीगली तलाक ले लें। तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। भगवान करे कि मीता जैसी ही कोई अच्छी लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में वापस से आए, क्योंकि मैं तो तुम्हारा प्यार कभी बन ही नहीं पाई, ना तो दोस्त बनकर और ना ही पत्नी बनकर। मैं तो तुम्हारे सामने माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, पर प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मेरी वजह से तुम 6 महीने तक एक बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। फिर भी अगर तुम मुझे माफ करना चाहती हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि ये बात तो तय है कि तुम्हारे जितना प्यार करने वाला कोई इंसान मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। दोबारा से तुम मेरी जिंदगी से चली गई ना, तो मैं फिर बहक जाऊंगा। ना जाने ही इस बार मैं किस दिशा में चला जाऊं। प्लीज मेरा हाथ थाम कर रखो, प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज। तुम ही मेरी अच्छी दोस्त थी, और अब तुम ही मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन संगनी हो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। प्लीज, प्लीज मेरा साथ दे दो, मुझे अकेला मत छोड़ो, प्लीज।